हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स स्कैटरिंग थ्योरी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है द बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। देखिए स्टूडेंट्स, बॉर्न अप्रोक्सीमेशन टॉपिक की शुरुआत होती है लिपमैन-श्विंजर इक्वेशन से, जिसे हम इंटीग्रल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन या फिर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसे हमने पिछली वीडियो में पूरी डिटेल में डराइव कर लिया था। और इसी टॉपिक को हम बेसिक्स ऑफ बॉर्न अप्रोक्सीमेशन भी बोल रहे थे, क्योंकि वहां पर हमने देखा था कि आखिरकार बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड क्या होता है। देखिए स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग थ्योरी में बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड एक प्रोसीजर है, किसके लिए? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करने के लिए, जस्ट लाइक पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड। यहां पर हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड, और बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड हम वहां पर अप्लाई करते हैं जहां पर हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर हम पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड का यूज नहीं कर पाते हैं टू डिटरमाइन स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड से हम सबसे पहले क्या करते हैं? स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करते हैं, और फिर उस स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करते हैं स्कैटरिंग प्रॉब्लम का, क्योंकि हम जानते हैं डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड से रिलेटेड होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी लिपमैन-श्विंजर इक्वेशन आई थी पिछले लेक्चर में, वो कुछ इस प्रकार से थी: साई आर वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर आइटा के आर के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस एम अपॉन 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई की पावर आइटा mod of r vector minus r prime vector into k by mod of r vector minus r prime vector v r prime vector psi r prime vector d cube r prime vector। इस इक्वेशन को हमने लास्ट लेक्चर में डराइव कर लिया था, और इसी इक्वेशन को हम क्या बोल रहे थे? इंटीग्रल फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन बोल रहे थे, या फिर इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल स्कैटरिंग बोल रहे थे। एक्चुअली ये इक्वेशन जो है वो टोटल वेव फंक्शन साई आर वेक्टर का एक्सप्रेशन हमें देती है। साई आर वेक्टर यहाँ पर टोटल वेव फंक्शन है, किसका? स्कैटरिंग प्रॉब्लम का। और टोटल वेव फंक्शन जो होता है वो हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन एंड स्कैटर्ड पार्टिकल के वेव फंक्शन के सम के बराबर होता है। यहाँ पर इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन ये है और स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन ये है। लिपमैन-श्विंजर इक्वेशन की खास बात ये होती है कि इसमें हम स्कैटर्ड पार्टिकल के वेव फंक्शन को इंटीग्रल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे थे, और उसके लिए हमें क्या किया था? ग्रीन फंक्शन का इस्तेमाल किया था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्या करना है? इस बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमारे पास होता है एफ थीटा। एक्चुअली इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करके कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है? उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है: साई आर वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एफ थीटा इंटू ई की पावर आइटा के आर बाय आर, जो कि हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है किसकी? टोटल वेव फंक्शन की। इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्म में लेके आना है, और फिर हम क्या करेंगे? जब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में ले आएंगे तो उस इक्वेशन का इस इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करके हम एफ थीटा की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, जो कि हमारा रिक्वायर्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड होगा। और इस एफ थीटा की हेल्प से हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा टी जो है वो फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सिग्मा थीटा और सिग्मा टी जो हैं वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा से रिलेटेड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना होगा। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको वेव फंक्शन साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि एक अननोन फंक्शन है। ये साई आर प्राइम वेक्टर जो है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, ये साई आर प्राइम वेक्टर जो है वो सिमिलर है किसके? इस वेव फंक्शन साई आर वेक्टर के इज सिमिलर टू साई आर वेक्टर।
दोनों में फर्क क्या है, दोनों में वेरिएबल का ही तो फर्क है। यहां पर आर वेक्टर है, यहां पर आर प्राइम वेक्टर है। तो अगर आपको साई आर प्राइम वेक्टर चाहिए तो सबसे पहले आपको साई आर वेक्टर पता होना चाहिए। अगर आपको साई आर वेक्टर पता होगा तब आप क्या कर पाएंगे, आर वेक्टर को आर प्राइम वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे तो आपको साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए साई आर वेक्टर है आपके पास कॉस के आर, तो साई आर प्राइम वेक्टर क्या हो जाएगा, साई आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा हमारे पास कॉस के आर प्राइम वेक्टर, कॉस के आर प्राइम ये हो जाएगा आपके पास। तो अगर आपको साई आर वेक्टर पता है तो आप साई आर प्राइम वेक्टर को लिख पाएंगे, सिर्फ वेरिएबल को चेंज करना होगा आपको। तो आप क्या करेंगे, इस साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को यहां पर पुट कर देंगे तो वहां से आपको इस साई आर वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम चेक करेंगे कि जो साई आर वेक्टर हमें मिलेगा क्या वो हमारी स्कैटरिंग प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, क्योंकि स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन होना चाहिए और एक स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन होना चाहिए। तो जब हम साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को पुट कर देंगे यहां पर और साई आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हम चेक करेंगे कि क्या वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर वो नहीं आ रही होगी तो हम फर्दर अप्रोक्सीमेशन करेंगे। जो हमें साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को पुट करके साई आर वेक्टर मिला होगा उस साई आर वेक्टर को हम नया फंक्शन मान लेंगे। मान लीजिए वो साई आर वेक्टर कॉस के आर है, फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करेंगे। कैसे, आर वेक्टर को आर प्राइम वेक्टर से रिप्लेस करके। फिर उस साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को दोबारा यहां पर पुट करेंगे, फिर दोबारा से साई आर वेक्टर की वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर हम चेक करेंगे दोबारा से कि क्या ये साई आर वेक्टर इस फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो आ रहा हुआ तो वो हमारे पास सोल्यूशन होगा किसका, इक्वेशन 1 का। अगर नहीं आ रहा हुआ तो ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस हम करते जाएंगे और ऐसा करने पर हमें एक सीरीज मिलेगी जिसे हम बोलते हैं बॉर्न सीरीज। तो स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 को हम यहां से स्टार्ट करेंगे बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड को। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे। आइए अब वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे द लिपमन-श्विंजर इक्वेशन इज, लिपमन-श्विंजर इक्वेशन ये होती है आपके पास जो हमने पिछले लेक्चर में डिराइव कर ली थी, वेयर साई आर वेक्टर रिप्रेजेंट्स टोटल वेव फंक्शन ऑफ द स्कैटरिंग प्रॉब्लम। जहां पर साई आर वेक्टर जो है वो टोटल वेव फंक्शन है स्कैटरिंग प्रॉब्लम का। मींस ये सम है इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन। टू फाइंड फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ साई आर वेक्टर वी हैव टू फर्दर सॉल्व द इंटीग्रेशन ऑन राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1। तो अगर आपको साई आर वेक्टर फाइंड करना है, इस साई आर वेक्टर को इस फॉर्म में लेके आना है, कहने का मतलब यह है इस फॉर्म में लेके आना है क्योंकि हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाइंड करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना होगा। बट वी डू नॉट नो द एक्सप्रेशन ऑफ अननोन वेव फंक्शन साई आर प्राइम वेक्टर व्हिच इज ऑब्वियसली सिमिलर टू वेव फंक्शन साई आर वेक्टर, ओनली द वेरिएबल्स ऑफ बोथ फंक्शंस आर डिफरेंट। बट इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको इस अननोन वेव फंक्शन साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू का पता होना चाहिए। साई आर प्राइम वेक्टर जो है वो सिमिलर है इस वेव फंक्शन साई आर वेक्टर से, बस दोनों में क्या है, वेरिएबल्स का डिफरेंस है। यहां पर आर वेक्टर है और यहां पर आर प्राइम वेक्टर है। तो अगर हमारा साई आर वेक्टर कॉस के आर हुआ फॉर एग्जांपल, तो सिंपली हमारा साई आर प्राइम वेक्टर जो है वो कॉस के आर प्राइम होगा। यही जो है दोनों में डिफरेंस है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंस है, बाकी ये दोनों वेव फंक्शन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं। In this situation, the expression of wave function psi r vector can be further solved by an approximation method. Here we will use Born approximation method to solve equation 1. तो psi r vector की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर Born approximation method का यूज करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम psi r vector को एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में सबसे पहले अज्यूम करेंगे। साई आर वेक्टर को हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। अगर हमें साई आर वेक्टर मिल गया तो हमें साई आर प्राइम वेक्टर मिल जाएगा। सिंपली हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को आर प्राइम वेक्टर से रिप्लेस कर देंगे। तो साई आर प्राइम वेक्टर हमें मिल जाएगा। साई आर वेक्टर को एज्यूम करने के बाद तो उस साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे। यहां पर पुट करने के बाद हमें एक वेव फंक्शन मिलेगा साई आर वेक्टर। उस साई आर वेक्टर को हम चेक करेंगे कि क्या वो इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है, स्कैटरिंग प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर अकॉर्डिंग हुआ तो वहीं पर हम इसको रोक देंगे। उसके बाद अगर अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, फर्दर जो हमें साई आर वेक्टर मिला था स्टेप 1 में, उस साई आर वेक्टर की हेल्प से दोबारा से हम साई आर प्राइम वेक्टर फाइंड करेंगे बाय रिप्लेसिंग आर वेक्टर बाय आर प्राइम वेक्टर। फिर उस नए साई आर प्राइम वेक्टर को यहां पर पुट करेंगे, वहां से नया साई आर वेक्टर फाइंड करेंगे।
तो उस साई आर वेक्टर को हम चेक करेंगे कि क्या वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो हुआ तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ तो वो दोबारा से वो काम हम करेंगे। मींस यहाँ पर हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस का सहारा लेंगे और हमें एक सीरीज मिलेगी जिसे हम बोलेंगे बॉर्न सीरीज, और इस पूरे मेथड को हम बोलते हैं बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इन बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड वी विल अज्यूम सिंपलेस्ट सॉल्यूशन ऑफ साई आर वेक्टर एंड देन साई आर प्राइम वेक्टर एंड देन सॉल्व इक्वेशन 1 by a series of successive approximations known as Born series। तो सबसे पहले हम साई आर वेक्टर की वैल्यू को एज्यूम करेंगे। साई आर वेक्टर हमें एज्यूम करके मिलेगा। साई आर वेक्टर से हम क्या करेंगे, साई आर प्राइम वेक्टर फाइंड करेंगे बाय रिप्लेसिंग आर वेक्टर बाय आर प्राइम वेक्टर। उस साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को यहां पर पुट करेंगे, वहां से हमें साई आर वेक्टर मिलेगा। फिर हम उस साई आर वेक्टर को इससे कंपेयर करेंगे। अगर इससे इसके अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक है, नहीं तो वही काम हम दोबारा करेंगे। मींस यहाँ पर हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस का सहारा लेंगे जिसे हम बोलते हैं बॉर्न सीरीज। तो सबसे पहले हम इसका सिंपलेस्ट सॉल्यूशन एज्यूम करते हैं जिसे हम बोलेंगे जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन या फिर जीरो ऑर्डर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम साई आर वेक्टर का सिंपलेस्ट फॉर्म एज्यूम कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि साई आर वेक्टर हमारे पास जीरो है। साई आर वेक्टर को हमने जीरो मान लिया। तो अगर साई आर वेक्टर जीरो है तो साई आर प्राइम वेक्टर भी तो जीरो होगा, क्योंकि अगर हम आर वेक्टर को आर प्राइम वेक्टर से रिप्लेस कर दें तब भी वो हमें जीरो ही देगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो हम क्या करते हैं, इस साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को, साई आर प्राइम वेक्टर इक्वल टू जीरो को यहां पर पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे using 2 in 1 we get psi r vector is equal to e की पावर iota k vector dot r vector। अगर यहां पर हम जीरो पुट करेंगे तो ये पूरी टर्म जो है इंटीग्रेशन वाली वो जीरो हो जाएगी। तो सिंपली आपको psi r वेक्टर जो है वो इक्वल टू मिलेगा e की पावर iota k vector dot r vector के, क्योंकि इसे हमने नाम दिया है जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। तो इस वेव फंक्शन को हम साई जीरो r वेक्टर से डिनोट करेंगे, जो कि हमारे पास किसका सॉल्यूशन है, इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन है। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर e की पावर आयटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर क्या था, ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन था। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं साई इंसिडेंट r वेक्टर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में वेव फंक्शन मिल रहा है जिसे हम साई r वेक्टर या फिर साई जीरो r वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, वो e की पावर आयटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर मिल रहा है, जो कि और कुछ नहीं इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें कोई भी स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस में हमारे पास यहां पर कुछ नहीं है जो कि होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल के साथ साथ स्कैटर्ड पार्टिकल का होना भी बहुत जरूरी है। बट जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग यहां पर हमें सिर्फ इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन देखने को मिल रहा है। मींस जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तो स्कैटरिंग हुई ही नहीं, क्योंकि हमें यहां पर स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहां पर स्कैटरिंग का होना बहुत जरूरी है स्कैटरिंग प्रॉब्लम में, तभी हमें स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मिलेगा, तभी हमें डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिलेगा। बट जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग तो स्कैटरिंग हुई ही नहीं है। अगर स्कैटरिंग हुई होती तो हमें यहाँ पर स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन मिला होता, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 है, इन सबको मिलाकर हम इक्वेशन नंबर 3 दे रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है वो हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, किसका, इक्वेशन 1 का। तो क्योंकि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, क्योंकि उसमें स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन नहीं है, तो इसे हम प्रॉपर सोल्यूशन नहीं बोल सकते इक्वेशन नंबर 1 का। तो हमें ये लाइंस लिखनी होंगी पहले। तो हमें जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से आगे बढ़ना होगा, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में जाना होगा। फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करेंगे, हमने पहले जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में साई आर वेक्टर को जीरो लिया था। फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए हम साई आर वेक्टर की वैल्यू को ये लेंगे। अगर हमारे पास साई आर वेक्टर ये है तो हमारे पास साई आर प्राइम वेक्टर क्या हो जाएगा, सिंपली साई आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा e की पावर आयटा k वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर। तो फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन में हम यहां पर साई आर प्राइम वेक्टर की जगह पर ये पुट करेंगे, वहां से हम एक नया वेव फंक्शन ऑब्टेन करेंगे। उस नया वेव फंक्शन को देखेंगे कि क्या वो वेव फंक्शन इसके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। उसको देखने के बाद अगर वो इसके अकॉर्डिंग हुआ तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ेंगे और ये जानने के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि जो जीरो ऑर्डर सॉल्यूशन आया था हमारे पास बाय यूजिंग जीरो ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन 1 का, वो आया था साई आर वेक्टर इज इक्वल टू e की पावर आयटा k वेक्टर डॉट r वेक्टर इज इक्वल टू साई जीरो r वेक्टर इज इक्वल टू
साई आई आर वेक्टर, ये हमारी थर्ड इक्वेशन थी। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट इन जीरो ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन वी डू नॉट गेट वेव फंक्शन फॉर द स्कैटर्ड पार्टिकल, दैट इज देयर विल बी नो स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल विच इज नॉट रिक्वायर्ड। सो इक्वेशन 3 इज नॉट अ प्रॉपर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1। ये सब बातें मैं आपको पिछले सेक्शन में बता चुका हूं, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि जीरो ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन से जो हमें सोल्यूशन मिलता है उसमें हमारे पास ये वाली फॉर्म नहीं बनती हुई दिखाई देती है, सिर्फ यहाँ पर हमें इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन ही देखने को मिलता है। यहाँ पर हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन देखने को नहीं मिलता है इक्वेशन 3 में। मींस इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पर स्कैटरिंग हुई ही नहीं है, जो कि रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि स्कैटरिंग प्रॉब्लम में स्कैटरिंग का होना बहुत जरूरी है इंसिडेंट पार्टिकल का, तभी आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाइंड कर पाएंगे और तभी आप डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो जीरो ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन से जो हमें सोल्यूशन मिला है इक्वेशन 1 का, वो एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगले बोर्न अप्रोक्सीमेशन की तरफ बढ़ना होगा, जो कि होगा हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन। फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन में हमें एक नया साई आर प्राइम वेक्टर चाहिए होगा, उसके लिए हमें एक नया साई आर वेक्टर जो है वो एज्यूम करना होगा, और वो नया साई आर वेक्टर क्या होगा, जीरो ऑर्डर सोल्यूशन में हमें जो साई आर वेक्टर मिला था वो अब की बार हम यहाँ पर साई आर वेक्टर को लेंगे, मीन साई आर वेक्टर को हम ये लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर लिखेंगे इन फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन वी एज्यूम, फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो हमारा साई आर वेक्टर है वो ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर के बराबर है। तो अगर साई आर वेक्टर ये है तो साई आर प्राइम वेक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर हो जाएगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अगर हम थर्ड इक्वेशन से बात करें, जहां जहां आर वेक्टर है वहां अगर हम आर प्राइम वेक्टर लिख दें तो वहां से हमें क्या मिलेगा, साई आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू साई जीरो आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू साई आई आर प्राइम वेक्टर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी इन सबको मिला के। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अब की बार इस साई आर प्राइम वेक्टर की ये वैल्यू को उठाकर यहां पर पुट कर देते हैं। तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट, अगर आप यहां पर साई आर प्राइम वेक्टर की ये वैल्यू पुट करते हैं तो आपको साई आर वेक्टर क्या मिलेगा, साई आर वेक्टर मिलेगा ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस एम बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर इंटीग्रेशन ई की पावर आइटा मॉड आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर मॉड आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर वी आर प्राइम वेक्टर साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू हम पुट करेंगे ये वाली ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर, साथ में है डी क्यूब आर प्राइम वेक्टर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन का सॉल्यूशन है। तो इसे हम साई 1 आर वेक्टर से लिखेंगे। 1 हमें क्या शो कर रहा है कि हम फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर वे ये है लिखने का। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमें एक इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन भी मिल रहा है और एक स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन भी मिल रहा है। मींस फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन के अकॉर्डिंग जो हमें सोल्यूशन मिला है, टोटल वेव फंक्शन मिला है सिस्टम का, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर स्कैटरिंग हुई है, क्योंकि हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन भी है और स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन भी है। तो ये सोल्यूशन जो है सबसे प्रॉपर सोल्यूशन है किसका, फर्स्ट इक्वेशन का, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्कैटरिंग हमें देखने को मिल रही है, इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन भी देखने को मिल रहा है और स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इसे ही हम अपना मेन इक्वेशन जो है वो मान के चलेंगे और इसी इक्वेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एफ थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की वैल्यू फाइंड करेंगे और एफ थीटा जो हमें मिलेगा यहाँ पर वो इंटीग्रल फॉर्म में मिलेगा और उस एफ थीटा की हेल्प से हम डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर थर्ड और फिफ्थ इक्वेशन को सिक्स्थ में यूज करें, थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, थर्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर है वो हमारे पास साई जीरो आर वेक्टर है। तो इसकी जगह पर हम साई जीरो आर वेक्टर लिख देंगे, माइनस एम बाय 2 पाई एच कट स्क्वायर ऐसी रहेगा, ये टर्म ऐसी रहेगी, वी आर प्राइम वेक्टर ऐसी रहेगा और इसकी जगह पर हम फिफ्थ इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर क्या है हमारे पास, ये है साई जीरो आर प्राइम वेक्टर। तो यहाँ पर हम साई जीरो आर प्राइम वेक्टर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर डी क्यूब आर प्राइम और यहाँ पर हमारे पास साई आर वेक्टर है, साई 1 आर वेक्टर है। तो फर्स्ट ऑर्डर बोर्न अप्रोक्सीमेशन का जो फाइनल रिजल्ट होगा उसे आप इस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे, ये हमारे पास फाइनल फॉर्म होगी। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 6 है या फिर इक्वेशन नंबर 7 है वो हमारे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन 1 का, जो कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन है इक्वेशन 1 का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इंसिडेंट पार्टिकल वेव फंक्शन भी है और स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन भी है। तो हम क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को यूज करते हुए
फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को ही यूज करते हुए, फर्स्ट ऑर्डर सॉल्यूशन को ही यूज करते हुए हम एफ थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल स्टेप्स करने होंगे। उसके लिए हमें इस इक्वेशन को इस बेसिक इक्वेशन ऑफ टोटल वेव फंक्शन की फॉर्म में लेके आना होगा। वहां से हमें एफ थीटा मिलेगा। एफ थीटा एक बार मिल गया तो आप बहुत इजीली डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो इक्वेशन 6 से ही कंटिन्यू करते हुए हम आगे की डेरिवेशन प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से हमें इक्वेशन 1 का प्रॉपर सोल्यूशन मिल गया था। अब उस सोल्यूशन की हेल्प से हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए। तो आप हेडिंग बना लीजिए, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फॉर फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन। According to first order Born approximation, the solution of equation 1 is given by psi r vector is equal to e की पावर iota k vector dot r vector minus m by 2 pi h cut square इंटीग्रेशन। ये पूरी टर्म आप लिखेंगे। ये पूरी की पूरी हमने 6th इक्वेशन में लिखा हुआ था। ये हमारी 8th इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं, नई इक्वेशन मान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आप पिछले सेक्शन में 6th और 7th इक्वेशन में करेक्शन कर लीजिएगा। 6th और 7th इक्वेशन में हम यहाँ पर k लगाना भूल गए थे। यहाँ पर k लगा लीजिएगा। यहाँ पर k जो है वो कंपलसरी है, मस्ट है, क्योंकि लिपमैन-श्विंजर इक्वेशन में यहाँ पर k होता है यहाँ पर हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने बाकी ऑर्डर की बॉर्न अप्रोक्सीमेशन क्यों नहीं फाइंड की। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाते हैं, तो सेकंड ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन के लिए आपको जो साई आर वेक्टर है वो ये एज्यूम करना होगा। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो एज्यूम करनी होगी। तो साई आर वेक्टर ये होगा। तो साई आर प्राइम वेक्टर क्या हो जाएगा, फिर आपको क्या करना होगा, जहां जहां आर वेक्टर है वहां वहां आर प्राइम पुट करना होगा। यहाँ पर आप आर प्राइम तो पुट कर देंगे, यहाँ पर आप आर प्राइम पुट करेंगे तो आर प्राइम माइनस आर प्राइम जो है वो 0 हो जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को एक नए तरीके से लिखना होगा। इस इक्वेशन में जहां जहां आर प्राइम वेक्टर है वहां वहां आपको आर डबल प्राइम वेक्टर करना होगा। ऐसा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप आर डबल प्राइम आर डबल प्राइम आर डबल प्राइम करेंगे, आर डबल प्राइम करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर उस साई आर वेक्टर को आप सोल्यूशन लेंगे इक्वेशन 1 का। फिर आप आर वेक्टर को आर प्राइम वेक्टर से रिप्लेस करेंगे। यहाँ पर आर प्राइम वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पर आर प्राइम वेक्टर माइनस आर डबल प्राइम वेक्टर आ जाएगा, नीचे आर प्राइम वेक्टर माइनस आर डबल प्राइम वेक्टर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर आर डबल प्राइम वेक्टर ना करते तो ये टर्म 0 हो जाती है, एनीथिंग अपॉन 0 जो है वो इन्फिनिटी हो जाता। तो फिर आप साई आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालते, जिससे हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिजल्ट्स निकल के आते हैं। और उन कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन से हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करना जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता, काफी टीडियस प्रोसेस हो जाता। क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से ही हमें एक प्रॉपर सोल्यूशन मिल रहा है, सिंपलेस्ट सोल्यूशन मिल रहा है इक्वेशन 1 का, जिसमें हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन भी है, इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन भी है, और एक टोटल वेव फंक्शन हमारे पास ये है स्कैटरिंग प्रॉब्लम का। इसकी हेल्प से हम बहुत आसानी से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो फाइंड कर सकते हैं। बेसिक एम जो है बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड का वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करना ही है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से ही काम चल जाएगा। आपको बाकी ऑर्डर बॉर्न अप्रोक्सीमेशन को फर्दर स्टडी करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये बताना आपको जरूरी था। ये हमारी 8th इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी होगी। मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इंटू के की वैल्यू फाइंड करनी होगी। फिर हमें मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी होगी। उनकी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करेंगे। फिर ये जो इक्वेशन है वो हमारी बेसिक इक्वेशन के साथ मेल खाएगी, जो कि है e की पावर आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एफ थीटा इंटू e की पावर आइटा के आर बाय आर। आप जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या रिप्रेजेंट करती है, इंसिडेंट प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करती है। ये टर्म जो है वो स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव को रिप्रेजेंट करती है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड करके वो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। तो उस फॉर्म को कंपेयर कर लेंगे इसके साथ एफ थीटा की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर डॉट आर प्राइम, आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, क्योंकि आर वेक्टर के मॉड के स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर। इसी तरह से हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब इस डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हैं, आर वेक्टर को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर, फिर इसको इससे करेंगे आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर, इसको इससे करेंगे माइनस आर प्राइम वेक्टर डॉट आर वेक्टर, इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा प्लस आर प्राइम वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर। आर
वेक्टर डॉट आर वेक्टर को हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं सिंपली। ये दोनों टर्म जो है वो सेम है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव होता है, तो इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर प्लस, इसको हम लिख सकते हैं आर प्राइम वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर को आर प्राइम का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इन तीनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 - 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर प्लस आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। हम मान लेते हैं कि जो आर प्राइम है वो बहुत ही स्मॉलर है आर से, तो आर वेक्टर बाय आर जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा, या आप ऐसे कहते हैं लेस देन 1 हो जाएगा, लेस देन 1 आना चाहिए यहाँ पर। तो आर प्राइम स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। हायर पावर्स ऑफ आर प्राइम बाय आर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस 10th इक्वेशन को हम यूज करते हैं 9th इक्वेशन में। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10 in 9 वी गेट मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर। हमने इस टर्म को नेग्लेक्ट कर दिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया एज कंपेयर टू 1, क्योंकि ये 1 से बहुत बहुत छोटा है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, इस स्क्वायर को यहाँ पर भेज देते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट बन जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 - 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसको जब हम स्क्वायर रूट में से बाहर लेके आएंगे तो आर स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, आर आ जाएगा, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 - 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास आर प्राइम वेक्टर जो है वो लेस देन है किससे, आर से। आर प्राइम जो है वो लेस देन है आर से, तो ये जो टर्म है ये 1 से बहुत बहुत छोटी है, क्योंकि आर प्राइम जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा है। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। 1 - x की पावर n को 1 - nx लिखा जा सकता है अगर हमारे पास x 1 से बहुत बहुत स्मॉलर हो। तो हम क्या करते हैं, इस n को, इस पावर को आगे ले आते हैं, तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1 - 1/2 आगे आ गया 2 × आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास ये रह जाएगा। अब हम आर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इन दोनों से, आर माइनस आर इंटू आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर। एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक आर रह जाएगा। इस आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाई आर कैप, क्योंकि आर वेक्टर हमारे पास होता है आर इंटू आर कैप। तो इस आर वेक्टर को हमने ऐसे लिख दिया, साथ में डॉट प्रोडक्ट विद आर प्राइम वेक्टर, एक आर से एक आर कैंसिल, तो यहां से मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू आ गई आर माइनस आर कैप डॉट आर प्राइम वेक्टर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, हमें साथ में मल्टीप्लाई में के भी चाहिए, दोनों तरफ के से मल्टीप्लाई कर देते हैं हर एक टर्म को। मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर इंटू के इज इक्वल टू के आर माइनस के आर यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद आर प्राइम वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, देखिए आपको स्टार्टिंग में जब आप लिपमैन-स्क्विंजर इक्वेशन कराई गई थी तो आपको बताया गया था कि के वेक्टर क्या था। के वेक्टर था हमारे पास के इंटू जेड, जो कि वेव वेक्टर था इंसिडेंट पार्टिकल का, जहां पर जेड कैप जो है वो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये वेव वेक्टर था किसका, इंसिडेंट पार्टिकल का, क्योंकि इंसिडेंट पार्टिकल की जो डायरेक्शन थी वो जेड एक्सिस के अलोंग थी। बट जो हमारे स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होंगे, तो उसके लिए जो हम यूनिट वेक्टर लेंगे वेव वेक्टर फॉर स्कैटर्ड पार्टिकल के लिए वो आर कैप लेंगे। आर कैप का मतलब ये है कि स्कैटर्ड पार्टिकल जो है वो किसी भी डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो सकते हैं, आर कैप के अंदर एक्स वाई जेड सब कुछ इंक्लूड हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास के इंटू आर कैप है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वेव वेक्टर फॉर स्कैटर्ड पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे हम के प्राइम वेक्टर से शो करेंगे। तो के आर कैप जो है वो के प्राइम वेक्टर के बराबर है, जबकि के इंटू जेड कैप जो है वो के वेक्टर के बराबर था, जो कि वेव वेक्टर था इंसिडेंट पार्टिकल का। जबकि के इंटू आर कैप क्या है, के प्राइम वेक्टर है, जो कि वेव वेक्टर है स्कैटर्ड पार्टिकल। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो इसकी जगह पर हम पुट करेंगे के प्राइम वेक्टर, तो ये बन जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर के इज इक्वल टू के आर माइनस के प्राइम वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। तो इस टर्म की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली है। अब हमें 1 अपॉन दिस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं, इक्वेशन 11 का रेसिप्रोकल कर देते हैं, दोनों को 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर
ब्रैकेट में 1 माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर 1/2। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस की हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/r ब्रैकेट में 1 माइनस 2 आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर माइनस 1/2 आ गया। क्योंकि आर प्राइम जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा है, तो यहाँ पर हम अगेन ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस माइनस 1/2 को हम आगे ले जा सकते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर स्क्वायर। अगेन 2 से 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इस 1/r को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगा 1/r प्लस आर वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर बाय आर क्यूब। इस आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस स्टेप में आर इंटू आर कैप, एक आर से एक आर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर स्क्वायर रह जाएगा। बट अभी आपको बताया था कि आर प्राइम जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा है, आर प्राइम जो है वो आर से बहुत बहुत छोटा है, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली ये जो टर्म होगी हमारे पास 1/mod ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आ जाएगी किसके 1/r के। इस टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया क्योंकि आर प्राइम जो है वो लेस देन आर है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में बिकॉज आर प्राइम इज लेस देन आर, यहां पर हमने लेट किया था यहां पर। तो स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ चुकी है, इस इक्वेशन को हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 13। ये 12th इक्वेशन थी, ये 13th इक्वेशन थी। तो 12th इक्वेशन से इसकी वैल्यू और 13th इक्वेशन से इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1/r वो हम पुट करेंगे यहां पर और स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, 12th और 13th इक्वेशन से इनकी वैल्यूज को उठाकर यहां पर और यहां पर पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 एंड 13 इन 8 वी गेट साई ऑफ आर वेक्टर इज इक्वल टू e बार आइटा k वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस m/2 पाई h कट स्क्वायर इंटीग्रेशन। इसकी वैल्यू जो आई है हमारे पास यहां पर वो हमारे पास आई है, ये वैल्यू वो पुट करेंगे, साथ में हमारे पास आई भी है, आइटा भी है साथ में, आइटा ब्रैकेट में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे जो कि है के आर माइनस के प्राइम वेक्टर डॉट आर प्राइम वेक्टर, और 1 इसकी वैल्यू मॉड ऑफ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर की वैल्यू हमारे पास 1/r आई है, तो इसकी जगह पर अपने 1/r पुट कर दिया, साथ में वी आर प्राइम वेक्टर है, साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म है और साथ में ये डी क्यूब आर प्राइम है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास इंटीग्रेशन है वो आर प्राइम के रिस्पेक्ट में है, तो हम यहाँ से आर वाली टर्म्स को बाहर ले सकते हैं। आर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाला आर बाहर जाएगा और ई की बार आई तक के आर जो है वो बाहर जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो आर प्राइम के रिस्पेक्ट में, आर प्राइम वाली टर्म्स हम इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे और आर वाली टर्म हम बाहर ले लेंगे। तो ई की बार आई तक के आर बाय आर को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया, ई की बार आई तक के आर बाय आर, और इस माइनस m/2 पाई h कट स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिख दिया। अंदर रह जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आइटा के प्राइम डॉट आर प्राइम वेक्टर रह जाएगा, वी आर प्राइम वेक्टर रह जाएगा, ये वाली टर्म रह जाएगी और ये रह जाएगा हमारे पास। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई की बार आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस माइनस m/2 पाई h कट स्क्वायर लिख दिया, इंटीग्रेशन इन दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों पावर्स में से हम आइटा कॉमन लेंगे और आर प्राइम वेक्टर कॉमन लेंगे, तो एक बार आइटा कॉमन आ गया, आर प्राइम वेक्टर कॉमन आ गया यहाँ पर, और अंदर रह जाएगा हमारे पास के वेक्टर और माइनस का के प्राइम वेक्टर, साथ में वी आर प्राइम वेक्टर है, साथ में डी क्यूब आर प्राइम है, और साथ में एक बार आइटा के आर बाय आर को हमने बाद में लिख दिया। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स इस 14th इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें इस बेसिक इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग प्रॉब्लम के साथ, जो कि टोटल वेव फंक्शन रिप्रेजेंट करती है, साई आर वेक्टर इज इक्वल टू एक बार आइटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर प्लस एफ थीटा की बार आइटा के आर बाय आर, बहुत बार आपको बताया जा चुका है, ये इंसिडेंट प्लेन वेव को रिप्रेजेंट करती है, ये डाइवर्जिंग आउटवर्ड डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव को रिप्रेजेंट करती है, जो कि स्कैटर्ड वेव है एक्चुअली। तो स्टूडेंट्स तो यहाँ पर जो ई की बार आइटा के आर बाय आर का कोफिशिएंट होगा वो एफ थीटा की वैल्यू देगा, यहाँ पर ई की बार आइटा के आर बाय आर का जो कोफिशिएंट है वो पूरा का पूरा ये है, तो ये हमारे पास एफ थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एफ थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एफ थीटा इज इक्वल टू माइनस m/2 पाई h कट स्क्वायर ई की बार आइटा के वेक्टर माइनस के प्राइम वेक्टर आर वेक्टर, यहाँ पर आर प्राइम है ना कि आर वेक्टर, वी आर प्राइम वेक्टर डी क्यूब आर प्राइम। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गया स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड बाय यूजिंग बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड की हेल्प से हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड कर पा रहे हैं, और जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड हमें मिल रहा है वो इंटीग्रल फॉर्म में मिल रहा है। तो अगर आपको बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड आए या फिर इंटीग्रल फॉर्म ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को डिटरमाइन करना है, तो आप यहां तक करेंगे, तो आप यहां पर लिखेंगे इक्वेशन 15 रिप्रेजेंट्स स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इन इंटीग्रल फॉर्म। अब हमें फाइंड करने हैं डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है सिग्मा थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर। एफ थीटा की वैल्यू आप
ये पूरी की पूरी उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो टोटल डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या होता है, सिग्मा टी इंटीग्रेशन थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई इंटीग्रेशन फाई इज इक्वल टू 2 पाई mod of f theta square sin theta d theta d phi। दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिग्मा टी एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड f theta। f theta की वैल्यू आपको ये पुट करनी है, यहाँ पर इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आप टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग दिस 15th इक्वेशन इन 16 एंड 17 वी कैन फाइंड सिग्मा थीटा एंड सिग्मा टी को बहुत इजीली जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉर्न अप्रोक्सीमेशन मेथड से हमने स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड फाइंड किया, इंटीग्रल फॉर्म में फाइंड किया और उसकी हेल्प से हमने डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को फाइंड करना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास बॉर्न अप्रोक्सीमेशन की हेल्प से स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को फाइंड करना और उनकी हेल्प से डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को फाइंड करना। बॉर्न अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं बाकी बचे हुए और स्कैटरिंग थ्योरी से रिलेटेड बाकी बचे हुए टॉपिक्स को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। मिलेंगे उन लेक्चर्स के साथ। टिल देन टेक केयर।